हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। एवं यूकैरियोटिक में अंतर। क्या कुछ अंतर है इन दोनों के बीच में कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को अलग अलग किया जा सके? क्या लक्षण है कि जिसको हम देख के जान सके कि कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका है और कौन यूकैरियोटिक कोशिका है? इस अंतर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर लिखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, इधर लिखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इधर लिखते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, इन दोनों में अंतर को देख लेते हैं। तो पहला अंतर कि यह प्रारंभिक जीवों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह प्रारंभिक जीवों में या प्रारंभिक कोशिका होती है। सीधे कहते हैं कि यह प्रारंभिक कोशिका होती है। और इधर कहेंगे कि यह विकसित कोशिका है। ठीक। अब दूसरा अंतर ये देखते हैं, इधर भी पहले कर देते हैं। दूसरा अंतर यह होता है कि इसमें मुख्य अंग पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? मुख्य अंग पाए जाते हैं। और इसमें संपूर्ण अंग पाए जाते हैं या संपूर्ण भाग पाए जाते हैं। तीसरा अंतर, इस कोशिका के अंदर प्रजनन की क्षमता ज्यादा होती है और इसमें कम होता है। यानी इसमें संतान उत्पत्ति अधिक होता है। उत्पत्ति अधिक है। इसमें संतान उत्पत्ति की दर कम होती है। चौथा अंतर हम देखते हैं कि इसमें 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं और इसमें 80S टाइप के राइबोसोम होती है। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं।
अब अगला अंतर एक और देख लेते हैं। कम से कम आपके बोर्ड की परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये प्रश्न आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो आप इस अंतर को निकालने के लिए कम से कम 5 अंतर आपको लिखना ही होगा। तो 5वां अंतर ये होता है कि इसमें प्रारंभिक जीव आते हैं, इसमें विकसित जीव आते हैं। देखते हैं, चलिए हम इसको समझ लेते हैं एक बार। तो हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पहला लक्षण क्या होता है कि ये प्रारंभिक कोशिका होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोशिका बनी हुई है, इस कोशिका में पूरी तरीके से राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बड़ी, रिक्तिका, ये सभी चीजों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। और इसमें यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो यह विकसित कोशिका होती है, यानी इसके अंदर सभी प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं, किसी प्रकार की कोशिकाओं की कमी नहीं होती है। दूसरा अंतर क्या है कि इसमें मुख्य अंग पाए जाते हैं। अब मुख्य अंग का मतलब क्या है कि केंद्रक होता है, केंद्रक के साथ साथ सेंट्रोसोम होता है, उसके साथ ही साथ गुणसूत्र पाए जाते हैं। बस कुछ मुख्य अंग ही विकसित होते हैं जिसकी इनको जरूरत होती है। अब इसमें क्या होता है, संपूर्ण भाग पाए जाते हैं। संपूर्ण भाग का मतलब क्या होता है कि जितने भी अंग की बात कर रहे हैं वो सभी अंग इसके अंदर पाए जाते हैं। अब तीसरी बात करते हैं, इसमें संतान उत्पत्ति अधिक होता है। इसका मतलब क्या है कि जब मुख्य अंग कम है तो मुख्य अंग कम होगा तो इसके अंदर ज्यादा विकसित करने की जरूरत तो है नहीं। जो भी कोशिका है, जैसे मान लीजिए कोशिका है, कोशिका का अंदर पता चला कहीं से राइबोसोम आया, कहीं से न्यूक्लियस आ गया और कहीं से सेंट्रोसोम आ गया, फिर धड़ाधड़ कोशिका विभाजन शुरू। अजय ही कोशिका विभाजन होती है तो नई कोशिका का निर्माण तुरंत हो जाता है, जिससे संतान उत्पत्ति की दर बढ़ जाती है। ये तो कंफर्म हुआ। अब इधर बात करते हैं, इसमें संतान उत्पत्ति की दर कम होती है। अब कम क्यों होता है? क्योंकि अब विकसित होता है तो इसके अंदर प्रत्येक जीवों के अंदर प्रत्येक कोशिका के जितने भी लक्षण होते हैं सभी लक्षण इसके अंदर आने चाहिए, और सब लक्षण आते हैं तब इसकी संतान उत्पत्ति होती है। इसलिए इसमें संतान उत्पत्ति की दर क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है इसकी अपेक्षा। चौथी बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि राइबोसोम के प्रकार कितने होते हैं या राइबोसोम की खोज किसने की थी। इन सभी के बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन यहाँ बताते हैं इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70th राइबोसोम, 80th राइबोसोम। तो यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वह 70th प्रकार का होता है, यानी पूरी तरीके से विकसित नहीं होता। यहाँ देखिए, उसके बाद बात करते हैं 80th प्रकार के राइबोसोम की, यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यानी पूर्ण रूप से विकसित राइबोसोम होते हैं। उसके बाद अगली बात करते हैं, इसमें प्रारंभिक जीव आते हैं। अब ये जितने भी लक्षण आपके ऊपर वाले 4 लक्षण दिखाई दिए हैं, ये सभी लक्षण प्रारंभिक जीवों के अंदर होते हैं, यानी ऐसे जीव जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं उसको हम प्रारंभिक जीव कहते हैं, इसको सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। और जब यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें विकसित जीव आते हैं, यानी जैसे मनुष्य, एम्फीबियन, उभयचर या मैमल्स कह सकते हैं, सरीसृप कह सकते हैं। तो यह सब आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होंगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इसके साथ ले लिया होगा, तो सुविधा शुरू करते हैं। अब अगली बात हम करते हैं कि कोशिका सिद्धांत। अगला टॉपिक क्या है? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में जब भी बात करते हैं,
सेल थियरी के बारे में जब भी बात करते हैं तो सेल थियरी देने वाले प्रथम वैज्ञानिक का नाम था श्लाइडर और स्वाब। क्या नाम था? श्लाइडर और स्वाब। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हु इज द डिस्कवरर और हु इज द इन्वेंटर ऑफ सेल थियरी। तो इसके बारे में जब भी बात करते हैं तो नाम आता है श्लाइडर और स्वाब की। इन्होंने यह कहा था कि पहला प्रत्येक जीव एक नए जीव से ही बनते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये नए जीव का निर्माण पुराने जीव से ही होता है। दूसरी बात उन्होंने यह कहा, दूसरी बात कोशिका सिद्धांत में दिया गया कि प्रत्येक जीव पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा है, तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर जीव का निर्माण होता है। हम इसको समझ लेते हैं। बाद में विल्को नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में कुछ कहा, यानी इस तरह से कोशिका का विभाजन या कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया गया। तो बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के, फिर से समझ लेते हैं इसको। तो कोशिका सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम श्लाइडर और स्वाब था। उन्होंने यह कहा कि नए जीव का निर्माण हमेशा पुराने जीवों से ही होता है। जैसे संतान उत्पत्ति की दर चलती चली आती है कि जनक कोशिका से ही संतान कोशिका में हर चीजें आती हैं। अनुवंशिक गुण हुआ या अनुवंशिक लक्षण हुए या अनुवंशिक कूट हुए, सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही आते हैं। अगला बताएं कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही कोशिका निर्माण होता है, यानी जो कोशिकाएं बनी हुई हैं उसी कोशिका का प्रतिकृति करके या उसी कोशिका की फोटोकॉपी करके एक नई कोशिका का निर्माण होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।